Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. My name is Iman Siddiq and you call me Miss Iman. देखो बच्चों, आज मैंने सोचा कि मैं स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें केमिस्ट्री स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हो, जिसमें केमिस्ट्री के स्टार्ट से लेकर एंड तक सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, बेसिक केमिस्ट्री से लेकर एडवांस केमिस्ट्री जिसमें इंक्लूड हो। तो मैंने आज एक लेक्चर किया है स्टार्ट, तो आपने इस लेक्चर को पूरा का पूरा देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो ये लेक्चर है मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। ये लेक्चर है एफएससी, प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में केमिस्ट्री होते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, एमडी कैट, ई कैट और इवन के बीएस केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए भी, और वो लोग जो कि इंटरव्यू या कोई भी एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं और उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो ये वीडियो उनके लिए है। एटलीस्ट आपको सारे के सारे बेसिक्स केमिस्ट्री के तो लाजमी पता होने चाहिए। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है? केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की। ओके, तो हम केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले क्यों ना साइंस को कवर कर लें, कि हमें साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि साइंस क्या चीज़ है। तो केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, साइंस की जो एक ब्रांच है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, पहले हम साइंस को पढ़ते हैं। साइंस साइंस वर्ड निकला है साइंटिया से। ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज का क्या मतलब होता है? इलम, किसी चीज़ के बारे में इलम होना, उसे क्या कहते हैं? नॉलेज। ये एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। अच्छा, ये डेफिनेशन मैंने लिखी होगी कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं? साइंस। इसको मैं साफ अल्फाज पे आपको समझाती हूँ। हम मिसाल के तौर पे एक जंगल में गए, ठीक है, वहाँ पे दरख्त लगे थे, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा दरख्तों के साथ फल भी लगे हुए थे, ठीक है, और हम वहाँ गए, हमने देखा कि जी वहाँ पे फल लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो दिखने में कैसे है, खाने में कैसा है, स्मेल में कैसा है। उसके बाद वो था मीठा, ठीक है। तो हमने उसका सबूत इकट्ठा किया कि ये फल मीठा है और उस पे तजर्बा करवाया, काफ़ी लोगों को खिला के वो फल तजर्बा करवाया। फिर आपकी एक थ्योरी बनी कि सेब मीठा है। ये मैं बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी डिटेलिंग में नहीं जा रही। एक मैं स्टार्टिंग पॉइंट से समझा रही हूँ कि साइंस क्या होती है। साइंस होती है कि नेचुरल और फिज़िकल वर्ल्ड को सिस्टमेटिक तौर पे स्टडी करना। जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं, कुदरत में क्या आ जाता है? जंगलात, पहाड़, फल, पौधे, इवन के इंसान भी। अब हम इंसानों में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, हमारे ऑर्गन्स और हमारी मूवमेंट्स और हमारी मतलब कि नस्ल बढ़ना, ये सब कुछ क्या है? ये सब साइंस है। मतलब फिज़िकल वर्ल्ड और नेचुरल वर्ल्ड को सिस्टमैटिक तौर पर सोच समझ कर स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? साइंस। ओके, साइंस मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन को हम क्लियर करने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी। जो पुरानी दौर की केमिस्ट्री थी ना, उसके फादर मतलब उसको जिसने ईजाद किया था, उसके फादर का नाम है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान, इसने शुरू की थी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का आगाज़ जो था ना वो इसने शुरू किया था, ठीक है। और इसके बाद आजकल की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है ना, उसके फादर को हम कहते हैं एंटोनी लेविशियर। मतलब एंटोनी लेविशियर ने मॉडर्न केमिस्ट्री को इन्वेंट किया था। मतलब ये जितनी भी टेक्निक्स है ना केमिस्ट्री की, वो किसकी हैं? एंटोनी लेवेशियर की। ओके, हम अब पढ़ते हैं जी असल में केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री जो है वो दो लफ्ज़ों से दरियाफ्त हुई है, एक अरेबिक वर्ड से और एक ग्रीक वर्ड से। अरेबिक वर्ड है अल्कीमिया, जिससे जिससे ये वर्ड केमिस्ट्री ईजाद हुआ है, और ग्रीक वर्ड है कीमिया, ठीक है। आसान लफ्ज़ में केमिस्ट्री का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब तब्दीली के आर्ट को, तब्दीली की मायनों को, तब्दीली के जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की डिफ़ाइन की तरफ। केमिस्ट्री की डिफ़ाइन से पहले हमें जो पता होना चाहिए वो लफ्ज़ है मैटर। केमिस्ट्री मैटर को ही एक्सप्लेन करती है। तो मैटर आया कि होता क्या है? मैटर वो चीज़ होती है जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो। आम अल्फाज में, बिल्कुल सिंपल अल्फाज में बता रही हूँ। द मैटर इज़ डिफाइंड एज द समथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मिसाल के तौर पे आप ये पॉइंटर देख लें, ठीक है, इसका वज़न भी है, ठीक है, इसका वज़न है, और उसके बाद मैंने इसको इधर रखा तो इसने ये मेरी जगह भी शीट की घेर ली है, ठीक है। ये क्या है? मैटर। वो हर चीज़ जो कि जगह घेरे और वज़न रखे, उसे क्या कहेंगे हम? मैटर। ओके, अब ये जो केमिस्ट्री है ना,
ये क्या करती है, ये मैटर की कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को, चेंजेस को और एनर्जी को एक्सप्लेन करती है। अच्छा, वो कंपोजिशन को कैसे एक्सप्लेन करती है, मतलब कि मिसाल के तौर में एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे है हमारे पास एप्पल। ओके, अब ये जो एप्पल है उसको देखो, ठीक है, उसके अंदर चीज़ें क्या क्या है, कंपोजिशन देखनी है। कंपोजिशन हमें ये बताती है कि मैटर किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर हमारे पास जो मैटर है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है। तो उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है, विटामिन्स कौन से हैं, आम अल्फाज में प्रोटीन्स हैं या नहीं हैं, उसमें मोनोमर्स कौन से हैं, उसमें जो है आपके पास क्या क्या वो चीज़ें हैं जिससे मिलकर एप्पल बना है। ठीक है, वो आगे आ जाता है मैटर का स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है। अब जैसे हमने ली हुई थी सेब की मिसाल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर का मतलब हाउ एटम अरेंज्ड इन मैटर, मतलब कि जो एटम्स हैं वो किस तरह उस मैटर में अरेंज हुए हैं, मतलब कि सेब का स्ट्रक्चर किस तरह अरेंज हुआ है, किस तरह अरेंज हुआ है। जैसे कि ये पेंसिल है, इसको किस तरह अरेंज किया गया है, इसको तब्दीली क्या आएगी कि अगर हम मिसाल के तौर पे हमने जैसे ली हुई है सेब की एग्जांपल, तो हम सेब को ज़्यादा देर तक रखें और उसको एयर भी ना प्रोवाइड करें, ऑक्सीजन कुछ भी ना प्रोवाइड करें, तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये उसकी चेंजेस है, उसको मैटर की चेंजेस को एक्सप्लेन कर रहा है। और एनर्जी, अगर हम मिसाल के तौर पे किसी चीज़ को जलाएं तो उसमें से धुआं निकलता है एनर्जी की फॉर्म में, और या तो कोई चीज़ जो होती है वो अब्जॉर्ब कर रही होती है अपनी इर्द गिर्द की जितनी भी एनर्जी है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रही होती है। तो जो एक्सप्लेन करने को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसके यूजेस भी आ जाते हैं। ये बहुत ह्यूज फील्ड है, इसके अंदर हम इस मेडिसिन्स वगैरह बनाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में चेकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में यूज़ होती है। आई होप वेल कि आपको केमिस्ट्री की समझ आ चुकी होगी। चले हम फटाफट नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास आ जाता है कि हमने पहले जैसे पढ़ा था कि मैटर, तो अब हम मैटर की कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैटर के अंदर असल में 4 चीज़ें होती हैं, मास, वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। ठीक है, कुछ लोग तो इसको, कुछ स्टूडेंट्स चारों को एक ही चीज़ समझते हैं कि मास भी एक चीज़ है, वेट भी एक चीज़ है, वॉल्यूम भी एक चीज़ है और डेंसिटी भी एक चीज़ है। हालाँकि ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। मास, मास के बारे में हम बताते हैं। हम मास से एक ले लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगी। ठीक है, ये हमारे पास है मास। ठीक है, ये पेंसिल। अब इस मास के अंदर क्या क्या मैटर है, ये एक मटेरियल है, एक मास है, एक वज़न है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या क्या मैटर है, ये एक सिक्का इसके अंदर मैटर हो गया, लकड़ी होगी ये जिससे बनी हुई है पेंसिल, ये जो पीछे रेज़र लगी हुई है ये होगी, और ये सारी चीज़ें क्या है अंदर, मैटर। मतलब ये पूरा का पूरा वज़न है और ये इसके अंदर सारी चीज़ें मैटर है। ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, क्या क्या मैटर था मैंने आपको बता दिया, सिक्का, लकड़ी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी अमाउंट है मैटर की इन मटेरियल, इस चीज़ के अंदर, तो इसे क्या कहेंगे, मास। तो इसका जितनी मतलब ये हुआ हमारे किसी भी पास मटेरियल मैटर के है अंदर उसकी जितने भी जितनी टाइप के तादाद है मैटर होते हैं मैटर उसकी की एक अमाउंट को प्लस मटेरियल में, करें तो उसको हमारे हम क्या पास कहेंगे, मास आता मास। है। अब फिर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, वेट। वेट क्या होता है, ये देखो, ये पेंसिल है, इस पेंसिल को मैंने छोड़ा, ये नीचे गिर गई, वाई, ये फ्लोट भी तो हो सकती थी, तैर भी सकती थी ऊपर हवा में, क्यों नहीं तैरी, क्योंकि हम वेट में मेजर करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब इस मास पर जो एक्ट कर रही है। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने बचपन से साइंस में पढ़ते आए हैं, क्या होती है, एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है, ये ज़मीन के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये जो हमारे पेंसिल है ये नीचे गिरी, क्यों गिरी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने एक्ट किया, वेट के, इस ग्रेविटेशनल फोर्स का इस पेंसिल के ऊपर असर को मेजर करने को हम क्या कहेंगे, वेट। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मैंने ये पेंसिल रखी तो इसमें कितना घेरा डाला, कितनी चीज़ कवर की, ये क्या है, वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ स्पेस जो कि ऑक्यूपाई करे सब्सटेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी की डिफाइन है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं। अब ये डेंसिटी टेल्स अस हाउ मच मास इज पैक्ड इनटू गिवन वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम के अंदर, एक वॉल्यूम के अंदर कितना मास पैक है उसे हम कहेंगे डेंसिटी। ठीक है, एसआई यूनिट वो होता है किलोग्राम और ग्राम। वेट का क्या होता है, न्यूटन, हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, न्यूटन लॉ का पता है ना, वो जो सेब जो था, एप्पल था, वो गिरा था तो न्यूटन ने एक लॉ बना दिया था, तो ये वही चीज़ है। ओके, आगे वॉल्यूम वगैरह आ जाता है, इसको हम करते हैं लीटर से, मिलीलीटर से, मीटर, सेंटीमीटर, इसको इसमें हम मेजर करते हैं।
और डेंसिटी का फार्मूला तो इसकी डिफाइन में लिखा हुआ है कि जितना मास है उसको हमने वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास उसकी डेंसिटी आ जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद हम मूव करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। स्टेट ऑफ मैटर यू नो वेरी वेल के 3 होते हैं, ये तो हमें शुरू से पता है, ठीक है। सॉलिड क्या होती है, जिसकी कोई एक डिफाइंड शेप हो, ठीक है, डिफाइंड वॉल्यूम। और अब देखो जैसे पेंसिल है, मैं बार बार पेंसिल की एग्जांपल दे रही हूँ। इसको हम, इसकी एक डिफाइंड शेप है ना, ये इलोंगेटेड है, लंबी सी, और ये एक डिफाइन ही एरिया को कवर कर रही है। इसको मैंने रखा तो ये एक ही एरिया को कवर कर रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पेंसिल को पकड़ा हुआ है तो ये कोई और एरिया कवर कर रही है, और मैंने इसको पकड़ा है तो ये इतना ही एरिया कवर करेगी। अगर मैं इसे रखूँगी इधर और अगर मैं इसे रखूँगी इधर, तो तब भी ये उतना ही एरिया कवर करेगी। क्यों? क्योंकि इसका डिफाइन सॉलिड है ना, सॉलिड का डिफाइन वॉल्यूम होता है, डिफाइन ही शेप होती है। आगे आ जाता है लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम जो होता है वो डिफाइन होता है, मगर उसकी कोई शेप नहीं होती। मतलब जैसे पानी है, उसको फेंक दो कहाँ मर्जी वो फैल जाएगा। अगर किसी हम ग्लास में डाल देंगे तो ग्लास की शेप का हो जाएगा। आगे आ जाता है गैस। गैस का ना कोई वॉल्यूम होता है ना कोई शेप होती है, उसको कहाँ मर्जी छोड़ दो। वो अलग बात है कि हम सिलेंडर में डाल के उसको हम अपनी कैद में कर सकते हैं, दूसरे अल्फाज में। मगर वो अब जब हम उसे छोड़ेंगे ना तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। मिसाल के तौर पे हमारे जो लगी होती है गैस, नेचुरल गैस, तो अगर हम उसे छोड़ दें, ठीक है, तो क्या होगा, पूरे किचन में फैल जाएगी और वो नुकसानदेह भी होगी। ओके, अब इसी से टर्म्स निकली हैं बेसिक केमिस्ट्री की: मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। इन सबको मैं बहुत ही शॉर्ट वे में बताऊंगी। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। जो एक सॉलिड होता है वो जमा होता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई हीट नहीं होती, वो जमा होता है, ठीक है। तो जैसे वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फ्रीजिंग में क्या होता है कि लिक्विड का सॉलिड के अंदर चेंज हो जाना। और ये चेंज कैसे होता है, हीट को लॉस करके। अब देखना, मेल्टिंग में वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है और फ्रीजिंग में वो हीट को लॉस कर रहा है, तब लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है। और ये तब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है जब वो किसी हीट को अब्जॉर्ब करेगा। और यही बात केमिस्ट्री बताती है। आगे आ जाता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या करता है कि लिक्विड गैस में तब्दील हो जाता है, मतलब पानी गैस में तब्दील हो जाता है। क्यों क्यों होता है? फ्रॉम इट्स सरफेस एट एनी टेम्परेचर। मिसाल के तौर पे परफ्यूम है, ठीक है, वो परफ्यूम की एक बोतल होती है, तो जब हम उसे हिलाते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कोई लिक्विड है अंदर, ठीक है। उसके बाद जब हम उसे स्प्रे करते हैं तो वो नोज़ल से क्या होता है, वो गैस बन के बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। आगे आ जाता है हमारे पास बॉइलिंग। ये तो बहुत आम सी मिसाल है, हम पानी को गर्म करते हैं तो वो लिक्विड जो होता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है और उसका हाई टेम्परेचर होता है। साथ ये भी मेंशन किया हुआ है कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, इसलिए वो बॉईल होता है। आगे आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, किसी गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना। अब वही वाली मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमारे बादल होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, वो गैस होती है ना, बादल जो होते हैं वो गैस होती है। तो जब वो बारिश बन के निकलते हैं तो वो क्या होते हैं, तो वो लिक्विड बन जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, कंडेंसेशन हो रही होती है। बारिश का होना कंडेंसेशन होता है। ओके, आगे आ जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ये होता है कि सॉलिड का डायरेक्ट ही गैस में तब्दील हो जाना, सॉलिड का डायरेक्ट ही गैस में तब्दील हो जाना। अब सब्लिमेशन की एग्जांपल में आ जाता है ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस असल में खानों में फ्लेवर के लिए यूज़ की जाती है, या तो किसी आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए, या तो स्टेज में फोग के लिए, जो फिल्म वगैरह करते हैं उसमें नकली फोग जो गिराई जाती है। तो ये क्या होती है कि ये एक सॉलिड होता है जो उसी वक्त गैस में तब्दील हो जाता है, लिक्विड की स्टेज में नहीं जाता। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। आ जाता है डेपोजिशन। डेपोजिशन होता है डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू सॉलिड, मतलब कि गैस का डायरेक्ट सॉलिड में तब्दील हो जाना, लिक्विड फॉर्म में ना जाना, मतलब उल्टा प्रोसेस। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास फ्रीज़र है। फ्रीज़र में क्या होता है, ठंडी हवा आती है जो खाने को ठीक रखती है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि फ्रीज़र के इर्द गिर्द जो होती है वो बर्फ़ जमी होती है। वो क्या होता है, वो असल में ये होता है जो ठंडी हवा आ रही होती है ना, वो बर्फ़ सॉलिड वाली बर्फ़ में तब्दील होकर इर्द गिर्द चिपकट जाती है, मतलब इर्द गिर्द लगी होती है फ्रीज़र के, ठीक है। वो क्या प्रोसेस हो रहा है, वो डेपोजिशन हो रही है कि ठंडी हवा बर्फ़ में तब्दील हो रही है लिक्विड में जाए बगैर। उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को डिपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से पहले हम एटम को समझते हैं कि आया कि एटम होता क्या है।
देखो मिसाल के तौर पे हमारे घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जो सबसे छोटा हो, हम कहते हैं कि ये सबसे छोटा है हमारे घर में। इसी तरह इस दुनिया में सबसे छोटा यूनिट एटम का है, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एटम। डैट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड नॉट ब्रेक डाउन, जिसके पास अपनी एक मुकर्ररा केमिकल प्रॉपर्टी हो और वो केमिकली तौर पे बिल्कुल भी ना टूटता हो, उसे क्या कहते हैं हम, एटम। अब यहाँ पे एलिमेंट, एलिमेंट का तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एलिमेंट का मैं आपको समझाती हूँ। एलिमेंट वो होता है जो ऐसा प्योर सब्सटेंस जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना हो। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। अब ये सारी के सारी जो हैं एक ही एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है। प्योर होता है ये, एक ही टाइप के एटम से मिलकर बनाता है। एटम की तो इतनी ज़्यादा टाइप्स होती हैं जो एक ही टाइप से मिलकर बनता हो। आगे आ जाता है कंपाउंड, ऐसा प्योर सब्सटेंस जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हो। इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास आ जाता है, अब हमारे पास कंपाउंड की एग्जाम्पल में आ जाता है वाटर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज़ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, दो या दो से ज़्यादा एटम का ग्रुप जो केमिकली तौर पे एक दूसरे से जुड़ा हो। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन जो है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, केमिकल बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो एटम का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एटम का पार्ट है। न्यूट्रॉन है वो भी एटम का पार्ट है। प्रोटॉन जो होता है उसको पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज से, और न्यूट्रॉन का कोई भी चार्ज नहीं होता। मैं यहाँ पर आपको एटम का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। ये एटम का स्ट्रक्चर है। ये दरमियान में जो आपको गुच्छा सा नज़र आ रहा है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमुआ है, ठीक है। इसमें जो स्काई ब्लू कलर में प्रोटॉन्स हैं और ऑरेंज कलर में न्यूट्रॉन्स हैं, और ये जो इर्द गिर्द हैं जो मूव कर रहे हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये जो जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की पोजीशन और लोकेशन न्यूक्लियस होता है, जैसे मैंने ये दिखाया हुआ है, ये वाला हिस्सा न्यूक्लियस होता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये जो ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, ठीक है। प्रोटॉन की तादाद और प्रोटॉन को एटम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन का एटम जो है उसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, जितना ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। मतलब कि प्रोटॉन ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में कितने मौजूद होते हैं, 8। जितने प्रोटॉन मौजूद होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, ठीक है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की लोकेशन एक ही होती है। प्रोटॉन का काम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं उसको मजबूती से पकड़े रखना, मतलब होल्ड करके रखना। ओके, समझ आ गई प्रोटॉन की। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो शेल्स के अंदर घूम रहे होते हैं। ये शेल्स है, ये जो रेड लाइंस दिख रही है ना, ये शेल्स है, मतलब एक मदार, एक इलाका जहाँ पे वो घूम रहे होते हैं। ओके, यहाँ तक समझ आ गई आपको। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का भी बता दिया, वो रीजन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलाका होता है वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अच्छा, इसके बाद भी मैं आपको एक बात बता दूँ, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास कितने शेल्स हैं, 1 2 3 4। अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चौथे शेल में मूव कर रहे हैं तो उसकी पकड़ जो है, मतलब प्रोटॉन ने ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन, ये देखो यहाँ पे प्रोटॉन है, ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन। इसको प्रोटॉन जो है ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा, दूसरे वाले को उससे कम अच्छे से, उससे कम, और सबसे बुरे, मतलब इतनी ज़्यादा फोर्स नहीं होगी। आउटर मोस्ट शेल जो सबसे आखिरी वाला शेल होता है उस पर प्रोटॉन की इतनी मजबूती नहीं होती, इस वजह से इलेक्ट्रॉन वहाँ पे गेन और लॉस हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जिसे हम कहते हैं केटाइन।
पॉजिटिवली चार्ज आयन। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन का ये एटम है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन जो होते हैं वो 8 होंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसी तरह उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन भी 8 ही रिवॉल्व हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे आखिर वाला एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं? 7। इसकी वजह से ये जो है हमारे पास एटम, ये हमारे पास केटाइन बन जाता है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हो, मतलब 8 की बजाय 9 हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा? एनाइन। हमारे पास टेबल 8 है, अगर कम हो गया तो क्या बनेगा, और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या बनेगा? कम हो गया तो हमें क्या बनेगा? ये केटाइन। और अगर ज़्यादा हो गया तो क्या बनेगा? एनाइन। मतलब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा या कम हो जाए तो वो क्या बन जाते हैं? आयन। आयन कहते हैं चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम फॉर्म्ड बाय गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एटम लॉस करे इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करे तो वो क्या बन जाता है? आयन। अगर लॉस करे तो क्या बनेगा? केटाइन। और अगर गेन करे तो क्या बनेगा? एनाइन। ओके, आगे आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था ये डेंस होता है और सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। और ये दरमियान वाला हिस्सा होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। आगे आ जाता है आइसोटोप। आइसोटोप उसे कहते हैं जिसके पास सेम एलिमेंट हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो, मगर मास नंबर डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन है, ये 8 इसका एटॉमिक नंबर है, तो दूसरा ऑक्सीजन है उसका भी 8 एटॉमिक नंबर है। इसका जो मास है वो 16 है, ठीक है, इसका मास 16 है। अगर एक दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर तो 8 है मगर उसका मास कम या ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? उसका आइसोटोप। ऑक्सीजन का क्या होगा? वो आइसोटोप। तो इसका मतलब ये हुआ, आयन और आइसोटोप में क्या फ़र्क हुआ? आयन में ये होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, एटम का इलेक्ट्रॉन है जो, उसकी तादाद कम या ज़्यादा लॉस या गेन होने से एटम आयन में तब्दील हो जाता है। और एलिमेंट का मास कम या ज़्यादा होने से एलिमेंट किस में तब्दील हो जाता है? आइसोटोप में। एटॉमिक मास कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो एटम में उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। मास नंबर क्या होता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मिला के, मतलब जितने एटम के अंदर प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उसको हम क्या कहेंगे? मास। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल होता है उसे क्या कहते हैं? मास नंबर। अब हम शेल्स की बात करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में मौजूद होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में 4 किस्म के शेल्स मौजूद होते हैं। ये डायग्राम देखें, ये न्यूक्लियस है। जो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब वाला शेल है वो के है, दूसरे नंबर पे एल, तीसरे पे एम और चौथे पे एन। मतलब सबसे आखिर पे शेल जो होता है उसे कहते हैं एन, और उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत है, एल के पास 8, एम के पास 18, एन के पास 32। अब इसके बाद शेल्स की भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं सब शेल्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4 सूबे हैं, ठीक है। आगे सूबों के अंदर शहर भी है ना, इसी तरह 4 इसके शेल्स होते हैं। इसके आगे सब शेल्स भी होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखो जैसे के है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की सलाहियत होती है, तो इसका सिर्फ एक ही सब शेल है, उसका नाम है एस। जो एल है उसके पास 2 सब शेल्स हैं, मतलब 2 शेल्स हैं। जो एल है ना शेल, उसके पास 2 आगे और शेल हैं, एस और पी। एम के पास 3 है, एस पी डी। एन के पास 4 है, मतलब आउटर मोस्ट वाले के पास 4 है, एस पी डी एफ। अब इन सारों के एस पी डी एफ जो शेल्स है ना, एस पी डी एफ, आगे इनकी भी एक कैपेसिटी होती है कि ये इतने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। जो एस है वो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पी 6 इलेक्ट्रॉन, डी 10 इलेक्ट्रॉन, एफ 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह होगा कि ये के शेल है तो इसके अंदर ये एक ही शेल है, ठीक है। और हमारे पास एल शेल है तो इसके अंदर 2 शेल्स होंगे, 1 2, अगर हम ज़्यादा जूम करके देख लें दूसरे मायनों में, ठीक है। और अगर हमारे पास है के एल एम तो उसके बाद 3 शेल्स होंगे,
1 2 3 सब शेल्स। एन के पास 4 होंगे, 1 2 3 4। अब इस सब शेल्स का क्या नाम है? इसके पास जो था के जो था उसके पास, सॉरी ये मैंने ओ लिख दिया, इसके पास एक ही शेल था, सब शेल था। कौन सा? एस। इसके पास 2 थे, एस और पी। इसके पास 3 थे, एस पी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि शेल्स होते हैं, उसके बाद उसके अंदर सब शेल्स होते हैं। शेल्स की भी कैपेसिटी होती है कि वो इतने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, और सब शेल्स की भी कैपेसिटी होती है। जैसे के है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, उसके पास सिर्फ एक ही सब शेल है एस, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रखेगा। अब एल है, उसके पास 2 सब शेल्स होते हैं। कौन कौन से? एस और पी। एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी, और पी के पास 6। 6 और 2 कितने हो गए? 6 और 2 8। फिर इसके बाद एम जो है उसके पास 18 रखने की कैपेसिटी है। तो एस पी डी, 2 6 और 10 कितने हो गए? 18 डिवाइड हो गए ना। और उसके बाद एफ़ है, एफ़ के पास 14 रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। और एन जो है वो 32 रखने की कैपेसिटी है। तो एन के अंदर तो चारों ही होते हैं, 2 6 10 14, इनको प्लस करो तो क्या बनेगा? 32। आई होप कि आपको इन सब की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की पिक्चर दिख रही है, ठीक है। इससे हम पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। द पीरियोडिक टेबल इज़ अ चार्ट दैट ऑर्गेनाइज ऑल द नॉन केमिकल एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर किस लिहाज से सेट होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का वो होता है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद हो उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब जितने प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर। मतलब कि अगर एक प्रोटॉन है तो वो पहले नंबर पे आएगा। 118 एलिमेंट है ना, 118 एलिमेंट है, तो पहला जो उसका एलिमेंट होगा उसके पास एक प्रोटॉन होगा, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 3, इसी तरह करके चौथे के पास 4, पाँचवें के पास 5। इस तरतीब से किया गया है। ओके, जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है पहला एलिमेंट एटॉमिक इसमें पीरियोडिक टेबल में। तो इसके प्रोटॉन कितने हैं? हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है, इसे इसे हमने इसीलिए पहले नंबर पे रखा हुआ है, ठीक है। 118 एलिमेंट मौजूद होते हैं। हमने हमने पीरियोडिक टेबल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक हो गया ग्रुप और दूसरा हो गया पीरियड। जो ग्रुप है, वर्टिकल कॉलम ग्रुप वो होता है जो कि वर्टिकल कॉलम हो। वो आपको पता है कॉलम किसे कहते हैं? जो सीधा हो, ठीक है। और पीरियड जो है इसमें वो हॉरिजेंटल रोस है। मतलब कि कॉलम को हम ग्रुप्स कहेंगे पीरियोडिक टेबल में, और रोस को हम पीरियड कहेंगे। 18 ग्रुप मौजूद होते हैं और हमारे पास 7 पीरियड्स मौजूद होंगे। पीरियड और ग्रुप में आपको मैं डिफरेंस बताती हूँ। जो पीरियड होता है वो हॉरिजेंटल रो है, और ग्रुप है वर्टिकल कॉलम। ये मैंने आपको बता दिया। 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। अच्छा, अब जो पीरियड्स है ना उसको पता है किस लिहाज से हमने अरेंज किया हुआ है कि जितने नंबर का पीरियड होगा उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक शेल होंगे। मैंने आपको पीछे इलेक्ट्रॉन शेल बताया था ना, 4 इलेक्ट्रॉन शेल। अब जैसे फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, इसमें पीरियोडिक टेबल में तो फर्स्ट पीरियड के पास एक इलेक्ट्रॉनिक शेल होगा, ठीक है, मतलब जस्ट के। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड पीरियड, उसके पास कितने होंगे? मतलब के और एल उसके पास दोनों होगा। थर्ड पीरियड के पास 3, 4 पीरियड के पास 4, और 5 पीरियड के पास 5 इलेक्ट्रॉनिक शेल हो गए। मतलब कि जितना पीरियड नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉनिक शेल्स उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद आ जाता है ग्रुप। जो ग्रुप होता है उसके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि जितना ग्रुप नंबर होगा उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि इसका ग्रुप नंबर भी वही है। अब तो 3 किस्म की चीज़ें होती हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। मेटल उसे कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने की सलाहियत हो। मैंने आपको पीछे बताया था जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसे हम क्या कहते हैं? केटाइन। वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की सलाहियत रखता है उसे हम क्या कहते हैं? केटाइन। और मेटल कौन होते हैं? केटाइन, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आयरन है, ठीक है। अगर हम जो है वो आयरन को पानी के साथ कांटेक्ट करें, मतलब हम लोहे के ऊपर पानी गिराते जाएं तो क्या होगा? जंग लग जाएगा ना, उसका रिएक्शन हो जाएगा। वो जो हमारे पास लोहा है, आयरन है, वो अपने आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता जाएगा और आयरन तो ख़त्म हो जाएगा और क्या रह जाएगा हमारे पास? जंग लग जाएगा ना। और मेटल की जो सरफेस होती है वो आपको पता है शाइनी होती है। मेटल में हमारे पास सबसे जो होता है कॉमन मेटल वो गोल्ड है। उसके बाद नॉन मेटल आ जाता है। जो नॉन मेटल होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। मतलब गेन, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसको हमने क्या कहा था?
उसको हमने कहा था एनाइन। मैंने आपको बताया था कि आइन अगर जो एटम है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो वो केटाइन बन जाता है, और अगर गेन करे तो वो एनाइन बन जाता है। जिस तरह मेटल शाइनी होता है, इस तरह नॉन मेटल क्या होता है, डल होता है। उसके बाद आ जाते हैं मेटालॉइड। मेटालॉइड जो होते हैं ना, उसके पास दोनों किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब कि वो मेटल के तौर पे भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल के तौर पे भी बिहेव कर रहे होते हैं। अब जो मेटल्स होते हैं ना हमारे पास, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है और ये बहुत जल्द गर्म भी हो जाते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती, वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद मेटल होता है, उसमें तो दोनों की दो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो मेटल है ना, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो लास्ट पे इलेक्ट्रॉन्स हों, लास्ट शेल में। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जस्ट, मगर इसके पास ज़्यादा होते हैं, 4 से 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये गेन करता है ना, तो ज़ाहिर बात है ये गेन करेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे। इसके एग्जाम्पल में आयरन, कॉपर, अल्मोनियम, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम वगैरह आ जाता है मेटल के एग्जाम्पल में। इसके एग्जाम्पल में ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फॉस्फोरस वगैरह आ जाता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वैलेंसी को। एटम के जुड़ने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन एटम नीड्स टू लूज, गेन और शेयर टू कंप्लीट इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड बिकम स्टेबल। अब मैं आपको ना यहाँ पर एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। ये देखो, हमारे पास 2 एटम की मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये जो आखिर वाला है ना, ये इसका वैलेंस शेल है, ये आखिर वाला, ठीक है। अब ये 2 एटम है। अब आपने मुझे बताना है कि इसकी वैलेंसी क्या है और इसकी वैलेंसी क्या है। पहले मैं इसकी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको मैं बता दूं कि वैलेंस शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। तो इसके पास कितने हैं? 11। तो कितने ज़्यादा हैं? 3 से ज़्यादा है ना, 3। तो इसका क्या कहते हैं, इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए हैं? 3। एक स्टेबल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, मगर इसके बाद 3 एक्स्ट्रा है। तो इसने क्या किया है? 3 को गेन किया है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे कि अब ये आप मुझे बताओ कि ये एनाइन है या केटाइन है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखता हो वो क्या होता है? एनाइन। तो एनाइन के साथ क्या चार्ज लगता है? नेगेटिव। ये क्या है? एनाइन। ओके। अब ये दूसरा है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6। और मैंने क्या कहा था, नॉर्मल कितने होते हैं? एक स्टेबल एटम के पास के वैलेंस, एक स्टेबल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8। मगर इसके पास कितने हैं? 6। तो 2 इसने क्या कर दिए? लॉस कर दिए। तो ये क्या बना? केटाइन। ये हमारे पास क्या है? केटाइन, ठीक है। अब हम इसके साथ ये जोन सा एलिमेंट है, इसके साथ क्या लिखेंगे? -3। इसके साथ लिखेंगे +2। आ गई समझ कि वैलेंसी क्या होती है? इसकी वैलेंसी क्या है? -3। और ये क्या है? एनाइन। इसकी वैलेंसी है +2 और ये क्या है? केटाइन। मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारे पास इस सारे शेल्स के सब शेल्स होते हैं, S P D और F। अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या ताल्लुक है। इसका ताल्लुक है असल में ग्रुप्स के साथ। जो ग्रुप 1 और 2 होता है ना, उसके पास S वाला सब शेल होता है, इसीलिए उसका नाम हम रखते हैं S ब्लॉक। और जो P वाला ब्लॉक होता है ना, वो जो होता है ना, वो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 जो है ना, उसको हम कहते हैं P ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक जो होता है ना, उसे हम कहते हैं डी ब्लॉक। और जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं ना, लास्ट पे 2 सीरीज दी हुई हैं, उसे कहते हैं एफ ब्लॉक। अब हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रुप 1 से ग्रुप 2 के पास जो होता है वो एस सब शेल होता है, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 के पास पी सब शेल होता है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 के पास डी सब शेल होता है, और जो सबसे आखिर पर है ना हमारे पास सीरीज 2 लेंथिनाइड और एक्टिनाइड्स, उसके पास क्या होता है? एफ सब शेल होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम एफ ब्लॉक। अब देखो, ये मैंने सिंपल एग्जांपल दी हुई थी कि अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सोडियम के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मोल। मोल एक बेसिक ऐसा यूनिट है केमिस्ट्री में, एक बेसिक
कंसेप्ट है, ठीक है। अब मोल होता क्या है? मोल एक ऐसा यूनिट है जो कि सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करता है। अब इस सब्सटेंस में क्या आ जाता है? एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, इसको अब हम गिन तो नहीं सकते, तो इसीलिए एक मोल जो है इसको काउंट करता है। तो जिस तरह एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, इसी तरह एक मोल में 6.02 टू 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। ये पार्टिकल में एटम, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन वगैरह आ जाते हैं। तो अब हम जो मेजरमेंट करते हैं वो पार्टिकल्स की करते हैं, जिसमें ये सब आ जाता है। मोल का काम ही यही होता है। तो एक मोल अगर हमारे पास कार्बन का है तो एक मोल के अंदर 6.02 टू 10⁻³ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इसी तरह मोल का जो मास होता है उसको हम कहते हैं मोलर मास। एक सब्सटेंस के एक मोल के मास को हम कहते हैं मोलर मास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम इन कंपाउंड। हमने यहाँ पर ग्लूकोज की एग्जांपल ले ली, जिसका फार्मूला होता है C6H12 होते हैं, O6 होती है। अगर ये देखो O भी 6 है, C भी 6 है, ये मगर जो हाइड्रोजन है वो 2 गुना मतलब 6 की बजाय 12 है। अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करें तो कार्बन 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, तो क्या बना? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो ये क्या उसका हुआ? एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O, मतलब सिंपलेस्ट नंबर। आगे आ जाता है मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर, मतलब एक्चुअल कितने नंबर, कितने टाइप के एटम एक मोलिक्यूल में मौजूद है, कितने टाइप के, उसे कहते हैं हम मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला का एम्पिरिकल फार्मूला से ये रिलेशनशिप है कि उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब हमने जैसे यहाँ पे ग्लूकोज की मिसाल ली थी, तो ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है हमारे पास वो 180 ग्राम होता है, आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एम्पिरिकल मास भी हमने देखना, जिस तरह मोलर मास हमने देखा ना, अब हमने मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए, मोलिकुलर फार्मूला लगाने के लिए क्या करना है? पहले मोलर मास फाइंड करना है, वो तो पता ही होता है। उसके बाद एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2O। तो कार्बन का कितना मास होता है? मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो ये 2 है तो 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो ये कितना बना? 30 ग्राम प्लस करके। अब हमने ग्लूकोज के मोलर मास को, ठीक है, मोलर मास को हमने किससे डिवाइड कर देना है? एम्पिरिकुलर मास से, ठीक है, 180 को 30 के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 6। इसका मतलब हमारा ये हुआ, जो हमारे पास नंबर आया है, n आया है, ठीक है, तो अगर हम उसको एम्पिरिकुलर फार्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोलिकुलर फार्मूला निकल आएगा। ये 6 आया। एम्पिरिकुलर फार्मूला क्या था हमारे पास? CH2O। 6 को CH2O के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आया? 6 1 6, 6 2 12 और 1 6। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ग्लूकोज का फार्मूला बन गया, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो एटम को आपस में जोड़ी रखती है। 3 तरह से जोड़ी रखती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें मौजूद होते हैं उसको लॉस करके, या तो गेन करके, या तो अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करके, ठीक है। तो ये दो एटम को आपस में जुड़े रहने का काम करती हैं, ठीक है। इसमें पहली टाइप आई जाती है हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को दे दे, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है। ये एक एटम है ना, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मगर इस बेचारे के पास सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है। और आपको इससे पहले बताती जाऊं कि जो एक स्टेबल एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास 7 है, इसके पास 10 है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। इससे क्या होगा कि ये भी स्टेबल है और ये भी स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेबल तो है ही है और ये भी स्टेबल हो जाएगा, ओके। और आयोनिक बॉन्ड ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। तो इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं सोडियम क्लोराइड, जो खाने का नमक होता है, NaCl। सोडियम हमारे पास क्या है? मेटल है, और Cl हमारे पास नॉन मेटल है। मतलब जो आयोनिक बॉन्ड है वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फॉर्म्ड व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तब बनता है जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से शेयर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक एटम है, एक ये दूसरा एटम है, ठीक है। इसके पास
8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 8 होने चाहिए। इसलिए ये वाला जो एटम होगा ना, ये अपना 8वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा। ये देखो, ये इस तरह जुड़ गए, इसलिए अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। अब दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट बॉन्ड। ये ज़्यादातर नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बनता है और इसकी सबसे अच्छी मिसाल है वाटर। वाटर के दरमियान जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद आ जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इन विच बोथ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम वन एटम। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टाइप का एटम है और वो दोनों ही अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ ऑक्सीजन की। ये एक ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन, ये दो ऑक्सीजन है ना, मतलब एटम दो है ना। तो अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? डबल बॉन्ड होगा इसमें, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। तो इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये एक टाइप के है ना, एक टाइप के दोनों एटम है और दोनों ने ही अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड बन गया। मैं आपको बताती चलो, 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तब बॉन्ड बनता है। ये बात आप याद रख लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है केमिस्ट्री में। मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मेटल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्यों बाहर निकला? आपको पता है कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। इसी वजह से एक मेटल जो है, मैं मिसाल दे रही हूँ, उसने अपना आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। अब वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर उधर घूम रहा होगा, ठीक है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। एक वक्त आएगा वो दोबारा अपना बॉन्ड उसी मेटल के साथ बना लेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड मेटल के साथ बना लेगा। फिर वो जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड का नाम होता है मेटालिक बॉन्ड। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड असल में केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ये होता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम से ही पता चलता है। वो फोर्स जो कि दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखे उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल को जोड़ के रखे। और केमिकल बॉन्ड वो होता है जो एटम को जोड़ के रखे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो होती हैं जो कि मॉलिक्यूल को जोड़ के रखे। हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो हाइड्रोजन एटम जो किस किस के दरमियान में होती है? हाइड्रोजन एटम की फ्लोरीन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमें पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ हो तो उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर एच और एफ बॉन्ड बना रहे हैं तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एच एन और एन जो बनाता है वो होता है अमोनिया। एच और ओ का तो आपको पता है जब बनाए तो वो होता है वाटर। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अट्रैक्शन बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज होता है, मतलब कि वो मॉलिक्यूल्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करने की सलाहियत रखते हैं और आपस में बॉन्ड बना ले, उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। मिसाल के तौर पर ये HCl लिखा हुआ है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन एक प्रोटोन है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों ही क्या है हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल। ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स मौजूद है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्स। उसके बाद आ जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। ये बहुत ही वीक अट्रैक्शन, बहुत ही वीक फोर्स होती हैं और हर मॉलिक्यूल और हर एटम के दरमियान बन सकती है। मिसाल मैं आपको देती हूँ कि ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल है, सॉरी, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल को आप नाम दे लो कि ये एक पुराना कमरा है और एक ये न्यू कमरा है। जो पुराने कमरे का सामान है ना वो हम न्यू कमरे में शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आधा सामान इधर आ जाएगा, आधा सामान इधर आ जाएगा, कमरे का भी पूरा नहीं किया, तो ये क्या स्टेट आएगी? तो ये जो बॉन्डिंग होगी ना इन दोनों कमरों के दरमियान, अभी शिफ्टिंग हो रही है, इसको कहेंगे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। मिसाल के तौर पे एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल में तब्दील हो रहा होता है तो उसके दरमियानी स्टेट में जो फोर्स पैदा होती है उसे कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं ये ज़्यादातर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होती हैं। उसके बाद आ जाता है आयन डाइपोल फोर्स। ये एक ऐसी अट्रैक्शन है जो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पैदा हो। आयंस का भी आपको मैंने पीछे बताया हुआ है क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल का भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि हम नमक को पानी में मिक्स करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है पानी का फार्मूला। तो
अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, जब इसको हम पानी में करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन हमारे पास अलग हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास ऑक्सीजन होगा ना, उसके साथ जाकर ये क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा उसके साथ जाके हमारा सोडियम अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बना था हमारे पास, ये था हमारे पास आइंस। और ये वाटर क्या था, ये एक पोलर मॉलिक्यूल था। पोलर मॉलिक्यूल कैसे था, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। और सोडियम और क्लोरीन ये आपस में क्या है, आइंस। जब पोलर मॉलिक्यूल्स और आइंस आपस में मिलें और उसके दरमियान जो फोर्स होती है उसको कहते हैं आयन डाइपोल फोर्स। और ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है।